गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू शारिक सर की एसएससी क्लास। आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि क्लास 10th पे सीबीएसई ने लगाया है। और बच्चे आमतौर पर इस लेसन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन पे रहते हैं कि इसको किस तरीके से तैयार किया जाएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी बात ये बताना चाहता हूं कि हर वो चीज जिसका आप अपने सर पर, अपने मन पर बोझ बना ले, भारी हो जाती है। तो सबसे पहले तो अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि ये जो चैप्टर है ये कोई बहुत मुश्किल या कोई बहुत हार्ड चैप्टर है। ना तो ये हार्ड है, ना ही ये बोरिंग है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फाइन लेसन दिस इज। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। क्लास 6 से लेकर के अब तक क्लास 7th, क्लास 8th में हम लोगों को भारत के बारे में पढ़ाया गया। अभी अचानक से छक्का मार दिया, यूरोप की बात होने लगी, तो जाहिर सी बात है कुछ अटपटा सा लगेगा और कुछ समझ से परे भी जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि यूरोप को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या जरूरत आन पड़ी कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमें हमारा देश के बारे में कम और देशों के बारे में ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, हर चीज का एक लॉजिक होता है और वो लॉजिक ये है कि यूरोप कॉन्टिनेंट उस वक्त का एक डोमिनेंट कॉन्टिनेंट था। इस कॉन्टिनेंट ने तमाम दुनिया को जगह 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 कॉलोनीज के रूप में अपना गुलाम बना रखा था, और तमाम पावर, तमाम मनी जो था वो यूरोप के हाथ में था। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके पास सत्ता हो, जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास पैसा हो, उसकी पकड़ मजबूत होगी कि नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है उसके बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जो चेंजेस हैं, अगर कॉलोनाइजेशन या गुलामी प्रथा या कोई बुराई यूरोप की तरफ से दुनिया में फैली है तो उसके खिलाफ पहली आवाजें उठी भी उधर ही है। उसके बाद ये चीजें आगे पास हुई हैं। तो आइए बात करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। दोस्तों, लास्ट ईयर क्लास 9 में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर की शुरुआत फ्रेडरिक सारियो की एक तस्वीर से की गई है, जिसमें फ्रेडरिक सारियो ने यह दिखाने की कोशिश की है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने एक बहुत लंबी लाइन है और उस लाइन में अलग अलग लोग अलग अलग मुल्कों के झंडे लेकर के खड़े हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। सबसे आगे जो झंडा है वो है फ्रांस का। आसमान से जीसस क्राइस्ट और देवगणों को दिखाया गया, फरिश्तों को दिखाया गया जो ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, और जमीन पर कुछ अवशेष, कुछ हड्डियां, कुछ जानवर मरे हुए, कुछ इंसानों की खोपड़ियां वगैरह दिखाई गई हैं, जो एक कंप्लीट मैसेज, ये तस्वीर आपको और हमें देने की कोशिश करती है। समझते हैं कैसे। एक्चुअली फ्रेडरिक सारियो ने अपनी तस्वीर के जरिए से ये समझाने की कोशिश की है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और ये एक लंबी लाइन, ये लंबी लाइन में जो कंट्रीज खड़े हैं, ये जो लोग खड़े हैं, ये हर एक आदमी एक अलग देश को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें फ्रांस सबसे आगे है, उसके पीछे दूसरे कंट्रीज खड़े हैं। यानी कि मुल्क, पूरी दुनिया एक लाइन में खड़ी है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसके सामने है, और वो लोग लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम का वेट कर रहे हैं कि उन लोगों को कब ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी। कभी ना कभी तो उनका नंबर आएगा, और वो अपने भीतर जद्दोजहद में है कि ये लाइन आगे खिसक गई तो हमारे देश के भीतर भी लोगों को फ्रीडम, इक्वालिटी वगैरह वगैरह मिल जाएगी। आसमान से देवगण बारिश कर रहे हैं, वो बारिश की जा रही है इस पूरी लाइन पर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर, और नीचे कुछ हड्डियां पड़ी हैं जो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि ये कुछ बुरी पावर्स हैं जो कि अब समाप्त हो चुकी हैं, और इन बुरी पावर्स की समाप्ति पर देवतागण भी खुश हैं। यानी एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मैसेजफुल तस्वीर है। आप इसको देखिएगा, किताब के पहले पेज पर है, और इसके बारे में सीबीएसई सवाल भी डालती है। बहुत ही ज्यादा, अगर इसको समझ लिया तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर समझ लिया। अब समझने की कोशिश करते हैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। इससे हटकर, इस तस्वीर के मैसेज से हटकर के आइए थोड़ी बात करते हैं यूरोपियन सोसाइटी के बारे में। एक्चुअली हमें जाना पड़ेगा वापस फ्रांस की रेवोल्यूशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस का समाज टुकड़ों में बटा था, और उस टुकड़े में सबसे पावरफुल टुकड़ा जो था वो चर्च का था। चर्च के बाद क्लर्जी, चर्च के बाद नोबिलिटी यानी कि किंग्स, और उसके दरबारी, और उसके बाद आम जनता, और ये ऊपरी तबका निचले तबके पर अत्याचार करता था। यानी कि चर्च और राजा ने भगवान का झूठा नाम लेकर के आम जनता को ग्रिप में ले रखा, तो उसका शोषण कर रहे थे। अब कोरिलेट कीजिए इसको फ्रेडरिक सारियो की इस तस्वीर के साथ कि ये जो हड्डियां नीचे पड़ी हैं, ये उन लोगों की, उन महाराजाओं की, उन दरबारियों की, उन चर्च के लोगों की हैं जिन्होंने आम जनता पर अत्याचार किया। और अब लिबर्टी के नारे के साथ लोग जाग गए और वो आगे बढ़ चले, इक्वालिटी, लिबर्टी, राइट टू
वोट वगैरह लेकर के, और उन्होंने अपने मुल्क से उखाड़ फेंका उन बुरी ताकतों को, उन अत्याचारियों, शोषण करने वाली शक्तियों को, और उनकी हड्डियां नीचे पड़ी हैं। और इस रिवोल्ट से, इस रेवोल्यूशन से आसमान भी खुश है, और ऊपर से उन लोगों पर वेलकम हो रहा है, फूलों की बारिश की जा रही है, और दुनिया धीरे 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 गुलामी की जंजीरों से निकल करके लिबर्टी और इक्वालिटी की तरफ बढ़ रही है। तो ये फ्रेडरिक सायू की तस्वीर पूरे यूरोपियन सोसाइटी पे एक तंज था, एक कमेंट था कि आप कैसे थे, और एक मैसेज भी था कि अब आगे कैसा होगा। तो दोस्तों, ये कम से कम 3 नंबर का सवाल आप लोगों को सीबीएसई दे सकती है। इसको प्रिपेयर कीजिए, किताब से जाइए, तस्वीर देखिए और स्टडी कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। टिल देन, गुड बाय।